मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम आजकल BANC 133 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। असल में हम एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी में कहीं ना कहीं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के जो हम डोमेन्स पढ़ने वाले हैं वो असल में सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं, बिकॉज हमने ये देखा कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हमने सोसाइटीज के बारे में बात की, कल्चर के बारे में हमने बात की, हर एक चीज को पढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए। और ये फील्ड वर्क हम कैसे करेंगे और किस तरीके से हम वो रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें हम आज के इस डोमेन में पढ़ रहे हैं, आज के इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि फील्ड वर्क किस चीज का नाम है। देखिए, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। फील्ड वर्क मीन्स आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके वहां से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से आप डेटा को ला रहे हैं और उसी डेटा को फिर हम लास्ट में एनालाइज करते हैं। उसी डेटा को हम प्रॉपर तरीके से फिर एक वेल इक्विप्ड तरीके से सामने लेके आते हैं और तब जाके फिर हम सामने ला सकते हैं कि यार इस सोसाइटी का ये कल्चर है, इस सोसाइटी के पास ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस सोसाइटी के पास ये इंडिविजुअल्स हैं। ये सारी चीजें हम वहां पे देख सकते हैं। तब जाके जब हमारे पास ऑलरेडी एक जगह है, एक प्रॉब्लम है, एक टाइटल है और उसके बाद उसी टाइटल को आपको फुलफिल करने के लिए प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में अभी हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल के लिए हम जो मैंने कल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि किस हिसाब से आप अपनी साइनॉप्सिस बना सकते हैं। देखिए, दिस इज मोर इनटू द पीपल हु लर्न फ्रॉम इग्नू, चाहे वो बैचलर्स के हो या चाहे वो मास्टर्स कर रहे हो, महान प्रोग्राम में हो। यहाँ पे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, बिकॉज आपके पास प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, अगर हम मान की बात करेंगे तो हमारे पास MANI 001, MANI 003 और MANB 001 में आप लोगों को साइनॉप्सिस बनानी पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू टीच यू गाइस कि किस हिसाब से हम वो साइनॉप्सिस बना सकते हैं, किस हिसाब से हम अपना वो रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेट कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया हमें फॉलो करनी चाहिए वो सारी चीजें करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसर्च डिजाइन, जो कि कल भी हमने समझा था, कल भी इसके बारे में हमने बात की थी, किस चीज का नाम है रिसर्च डिजाइन, जो कि पहले भी मैंने बोला एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा क्या कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम फॉलो करते हैं इस हिसाब से, ताकि हमें एक वे आउट मिल जाए, ताकि हमें एक रास्ता मिल जाए कि मुझे रिसर्च करनी कैसे है। और ये रिसर्च आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो, और ये रिसर्च आप मल्टीपल एरियाज से कर सकते हैं, ये रिसर्च आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो। तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू क्या कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, एक वे आउट को फॉलो करना पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, और उसी रास्ते को देख देख के फिर आप अपनी रिसर्च को फॉलो करते हैं, फिर आप अपनी रिसर्च को प्रॉपर तरीके से सामने लेके आते हैं। देखिए, सबसे पहले साइनॉप्सिस हम क्यों बनाते हैं और फिर यही साइनॉप्सिस हमें क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले साइनॉप्सिस का मतलब ही यही होता है, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च डिजाइन भी जिसको हम कभी कभार से देख सकते हैं, इसका मकसद ही यही होता है कि आप अपनी रिसर्च एक स्ट्रेटेजाइज्ड फॉर्मेट में लेके आ रहे हो, आप एक मिनी रिसर्च फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हो, जो कि होता तो ये टेंटेटिव है। ये आप प्रॉपर तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो मैं ओनली एंड ओनली इंटरव्यू मेथड ही करूंगा, लेकिन वहां पे जाके फिर आप देख रहे हो नहीं, इंटरव्यू नहीं, आप और चीजें भी कर रहे हो, आप बाकी चीजें भी कर रहे हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जहां पे आप बता सकते हैं कि नहीं यार, वहां पे जाके आपको अभी केस स्टडी मेथड भी करना है, या नहीं मुझे अभी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी करनी है, या मुझे इंटरव्यूज के साथ साथ
दूसरे इंटरव्यूज भी करने पड़ेंगे, या मुझे फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड तब करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक रिसर्च फ्रेमवर्क होता है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक वे आउट होता है, एक रास्ता होता है, और उसी रास्ते को हम फॉलो करके अपनी रिसर्च को अंजाम देते हैं, अपनी रिसर्च को सामने लेके आते हैं। तो साइनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक टाइटल, और जब आपके पास एक टाइटल है, उसके लिए आप लोगों ने मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स के बारे में सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि मैं इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर काम करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर अर्बन एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर काम करूंगा, या अलग अलग डोमेन्स के अंदर, जैसे आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हो, या आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, मैरिज रिचुअल्स के बारे में पढ़ रहे हो, बिलीफ्स के बारे में पढ़ रहे हो, या हेल्थ कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हो। देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस जो आप इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां कहीं भी आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं, तो वहां पे आप अपनी एंथ्रोपोलॉजी को लेके जा सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी को वहां पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान ये रहेगा कि आप सबसे पहले एक टाइटल को ढूंढोगे, आप सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढोगे। वंस यू आर डन विद द प्रॉब्लम, आपने टाइटल चुन लिया, आपने एक एरिया चुन लिया जहां पे आपको काम करना है। लेट्स कीप कि आप लोगों ने एक जो ये रैग पिकर्स होते हैं उनके ऊपर आप काम करना चाहते हो। रैग पिकर्स की लाइफ कंडीशंस क्या है, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इनके लाइवलीहुड कंडीशंस क्या है, इनके प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इट्स जस्ट एन एग्जांपल के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा किस हिसाब से हम अपनी ये साइनॉप्सिस क्रिएट करते हैं। तो ये फॉर्मेट में जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसी फॉर्मेट में आप अपनी साइनॉप्सिस को फॉलो अप करोगे, इसी फॉर्मेट में आप अपनी साइनॉप्सिस को फॉलो अप करोगे, इसी फॉर्मेट में आप अपनी साइनॉप्सिस को बनाओगे। सो सबसे पहले आपने एक टाइटल चुन लिया, आपने प्रॉपर तरीके से एक आइडिया लिया कि यार मुझे इस पे काम करना है, इस पर्टिकुलर टाइटल के ऊपर मुझे काम करना है। वंस यू आर डन विद दिस टाइटल, तो सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाओगे। तो टाइटल पेज में सबसे पहले ऊपर आप टाइटल लिखते हो, उसके बाद अपना नाम, हु इज मेकिंग दिस, is by for example me Hashmit Habib, ठीक है ना, under the supervision of this जो भी आपका सुपरवाइजर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हर बार हर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है। वो आपके काउंसलर्स हो सकते हैं, जो आपके स्टडी सेंटर्स में होते हैं वो आपके काउंसलर्स हो सकते हैं, या अगर आप ओवरऑल रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप रिसर्च मास्टर्स की कर रहे हो या बैचलर्स की कर रहे हो, तो उस हिसाब से एक सुपरवाइजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे है, वो है इंट्रोडक्शन। वंस यू आर डन विद द टाइटल पेज, आपने टाइटल पेज पूरा बना दिया, अब आप इंट्रोडक्शन में आएंगे। ये फॉर्मेट आप फॉलो करोगे, और इसके बाद जैसे हमारे पास अगर आप साइनॉप्सिस बना रहे हैं, तो साइनॉप्सिस में टाइटल पेज होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट होता है, वगैरह वो सारी चीजें होती है। वो तो आप वो एक्चुअल पेजेस होते हैं जो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रिसर्च एरियाज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, रिसर्च पैटर्न्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे रिसर्च ये प्लेटफॉर्म के अराउंड में आते हैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। सो वंस यू आर डन विद द टाइटल पेज, अब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन का मकसद क्या है? इंट्रोडक्शन का असल में यहाँ पे मकसद है कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने टॉपिक को, इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने इस टाइटल को, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे रहे हो। जैसे अगर आप रैग पिकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इफ आई एम रीडिंग योर साइनैप्सिस, आई नीड टू अंडरस्टैंड हु आर दीज रैग पिकर्स, इनके बारे में आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो आप इंट्रोडक्शन दोगे अपने टाइटल के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, अपना क्या आज तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो आपने क्यूमुलेटिव काइंड ऑफ रिसर्च की है, उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता लग चुकी है इस टाइटल के मामले में, इस टाइटल के हिसाब से जो आप पेश कर रहे हो, उसके राउंड में क्या क्या चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इट कैन बी 1 पेज 2 पेज व्हाटएवर यू वांट टू राइट, 2 पेज 3 पेज, इस हिसाब से ये आगे जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, हमेशा यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, आप जनरल से लेके स्पेसिफिक आते हो, पहले जनरल टर्म में इस्तेमाल करते हो, जनरल डेफिनेशन या जनरल व्यू पॉइंट लेके आते हो, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या कहते हैं
नीचे जनरल से लेके स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर लेके आ सकते हो और वहां पे आप अपने आप को पेश कर रहे हो, अपनी इस आइडियोलॉजी को पेश कर रहे हो, अपने इस टॉपिक को, इस टाइटल को आप अभी पेश कर रहे हो या हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, अब जाके एक दूसरा सेगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप अपनी इस प्रॉब्लम को भी स्टेट दे रहे हो, स्टेटमेंट की तरीके से पेश कर रहे हो। असल में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वंस यू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप को आप क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे करना क्या है। ये क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो आंसर वहां से मिलेगा कि मैं रैग पिकर्स को पढ़ूंगा, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को पढ़ूंगा और उसकी वजह से ये लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे गुजार रहे हैं, हाउ दे आर लिविंग, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो ये आप इंट्रोडक्शन के बाद लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अब आपको समझ आया, एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मुझे करना क्या है, और जो आंसर वहां से मिलेगा दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि मुझे ये करना है। इस असल में आप अपनी इस रिसर्च को एक वेल डिफाइंड तरीके से पेश कर रहे हो कि मुझे करना ये है, ये है, ये है, ये है। दिस इज व्हाट रिसर्च इज। मेरा जो रिसर्च है वो इस हिसाब से होने वाला। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम खत्म हो गया, अब आप लिखोगे जिसको हम बोलते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। या तो एम्स पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, या कभी कभार हम साथ में भी लिखते हैं। लेट्स कीप एम्स अलग और ऑब्जेक्टिव्स अलग। एम्स भी हो सकते हैं या एक सिंगल एम भी हो सकती है। तो आपकी रिसर्च में देयर कैन बी मल्टीपल एम्स और अ सिंगल एम। या तो आपका एक एम होगा कि आई वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the livelihoods of these particular people, what are the basic reasons that are keeping these people away from the mainstream societies। मैं जानना चाहता हूं कि रैग पिकर्स अपनी लाइफ ऐसे क्यों गुजार रहे हैं, ये आपका एम होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्यों कम है, ये मेरा एक एम होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इनके हेल्थ कंडीशंस इतने बर्बाद क्यों हो चुके हैं, उसके बारे में ये आपका एम हो सकता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल एम्स और देयर कैन बी ओनली वन एम। सो कभी कभार एक एम भी हो सकती है या कभी कभार आप मल्टीपल एम लेके भी आगे जा रहे हो। तो यू आर बेसिकली जस्ट जस्टिफाइंग एवरीथिंग। आप हर चीज के बारे में जस्टिफाई कर रहे हैं, हर चीज के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस किया, सारा चीजें आपने डिस्कस की, उसके बाद स्टेटमेंट में आपने ये एक अपना जो व्यू पॉइंट है वो सामने रखा कि मुझे यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। उसके बाद फिर आप देन यू कम अराउंड एंड देन यू कम इन फ्रंट कि मुझे यार ऐसा करना है कि एम्स मेरे ये होने चाहिए, मुझे मेरा ये देखने का नजरिया है, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है। ये सारी चीजें आप एम्स में लेके पढ़ते हो। सो वंस यू आर डन विद द एम्स, जब आपकी एम कंप्लीट हो गई, अब जाके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। होते क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स, होते क्या है असल में। ऑब्जेक्टिव्स आर द मिनी क्वेश्चंस। मिनी क्वेश्चंस में क्यों बोल रहा हूं, जो आपका मेजर थीम है। जैसे फॉर एग्जांपल एथनोग्राफी ऑफ द रैग पिकर्स, आप रैग पिकर्स की एथनोग्राफी पेश कर रहे हो, तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये एक बड़ा सा डोमेन है। बिकॉज आपको एथनोग्राफी में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आप लाइवलीहुड्स को पढ़ते हो, कल्चर्स को पढ़ते हो, इकोनॉमी को पढ़ते हो, पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, एवरीथिंग यू टॉक अबाउट दीज पीपल इन द एथनोग्राफी। बिकॉज एथनोग्राफी इज अ थिक डिस्क्रिप्शन। आप प्योर डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एक थिक डिस्क्रिप्शन, बट वी यूज द टर्म, एक थिक डिस्क्रिप्शन आप पेश कर रहे हो एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव से आपको क्या फायदा होता है, आप अपने बड़े वाले क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर ढूंढते ढूंढते असल में फिर आप मेजर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर आंसरिंग दोज मिनी क्वेश्चंस, जब आप उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तब जाके फिर आप अपने बड़े क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, अपने मेजर थीम को, मेजर टाइटल को आंसर कर रहे हो। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें कि पहले हमारे पास एक बड़ा टाइटल होता है, बड़ा थीम होता है, उसके बाद फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी 2, 3, 4, ये आप डिपेंड्स आपके पास है कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स आप रखना चाहते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर ही रहे हैं अभी रैग पिकर्स की, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें बनाने होंगे तो रैग पिकर्स के ऑब्जेक्टिव्स के सबसे पहले टू स्टडी द socio-economic perspectives of the people. Second, to study the culture, related traditions related to the rag picking. To study the belief system of these people, to study the rituals of these people, to study the marriage rituals of these people, to study the livelihood pattern, to study the health conditions. So there can be multiple objectives जो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, जिसके बारे में आप अपने आप को फोकस के साथ डिस्कस करना चाहते हो। तो ये हमारे पास रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद हमने एम्स लिखे, एम्स के बाद हमने फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखे। तो ऑब्जेक्टिव्स तक तो ठीक रहा। अब इसके बाद आप लिखते हो लिटरेचर रिव्यू। ये लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ये मैंने कल भी बोला। लिटरेचर रिव्यू असल में होता है कि जो भी काम आज तक हुआ है, चाहे अगर आप रैग पिकर्स ऑफ द दिल्ली की बात कर रहे हो कि दिल्ली में कितने रैग पिकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो देयर कैन बी अ रिसर्च ऑन द रैग पिकर्स ऑफ द दिल्ली, देयर कैन बी अ रिसर्च ऑन द रैग पिकर्स ऑफ द कोलकाता, देयर कैन बी अ रिसर्च ऑन द रैग पिकर्स ऑफ द कश्मीर। सो आप हर एक डोमेन को पहले पढ़ रहे हो, चाहे आप क्या कहते हैं रैग पिकर कौन होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिल्ली में जो रैग पिकर्स हैं इनके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल गेटवेज होते हैं जहां से हम रिसर्च को पढ़ सकते हैं। जैसे आप गूगल स्कॉलर एक है हमारे पास, या जे स्टोर हमारे पास है, इसी तरीके से देयर आर सो मेनी रिपोजिटरीज जहां से हम ये रिसर्च निकाल सकते हैं, लाइब्रेरीज से निकाल सकते हैं, आर्काइव से निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू असल में आपकी इस रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इस रिसर्च को बेस क्रिएट करता है, आपकी इस रिसर्च को सपोर्ट करता है। बिकॉज आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग देयर आर 300 रैग पिकर्स इन कश्मीर, तो ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ा होगा, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, चाहे किसी बुक में पढ़ा होगा, चाहे किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा। दैट मींस दिस रिसर्च सपोर्ट्स योर रिसर्च। जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इससे आप अपनी रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हो, इससे आप अपनी रिसर्च को पुश कर रहे हो, इससे आप अपनी रिसर्च को और ज्यादा वेल इक्विप्ड बना रहे हो। और रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास लिटरेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा निखर के आती है और ज्यादा आप उसको गैप्स में ढूंढ सकते हो और वही गैप्स फिर आप फुलफिल कर सकते हो। कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ऑलरेडी काम किया है रैग पिकर्स के ऊपर, तो आप क्या करते हो, आप प्रॉपर तरीके से जाके वहां से फिर वो गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ पे ये मसला इसने छोड़ा है, ये मैं आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा, ये वाला पोर्शन के ऊपर इसने ज्यादा काम नहीं किया तो इस वाले पोर्शन पे मैं काम करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने उनके कल्चर के ऊपर काम किया होगा, तो आप उनके हेल्थ कंडीशंस के ऊपर काम करोगे, आप उनके डिजीज के ऊपर काम करोगे, आप उनके न्यूट्रिशन के ऊपर बात करोगे। सो आप यू कैन यूज एनी डोमेन, इन फिजिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन दीस पीपल। तो आप कोई भी पर्सपेक्टिव, कोई भी डोमेन एंथ्रोपोलॉजी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जब अब आपके पास लिटरेचर रिव्यू भी हुआ, अब जाके आप एक मेजर पोर्शन के ऊपर आओगे जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करते समय सबसे पहले हमें असल में अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स डाटा कलेक्शन के हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेथड्स और टूल्स एंड टेक्निक्स अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको ये अंडरस्टैंड करा रहा है कि ओवरऑल आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हो इस चीज को पढ़ने के लिए, ओवरऑल आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओवरऑल आप जो रिसर्च करने वाले हैं इस रिसर्च में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इस रिसर्च में आप क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इस रिसर्च में आप क्या चीजें हमें बताना चाहते हैं, इस रिसर्च में आप कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो रहा रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल इथनोग्राफी इज मेथोडोलॉजी, इथनोग्राफी आप मेथोडोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो, या इथनो आर्कियोलॉजी
एक मेथोडोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ओवरऑल, और जो इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हो इस रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप फिर बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम साइनॉप्सिस की बात करते हैं, सबसे पहले आप बात करोगे यूनिवर्स की। यूनिवर्स और स्टडी एरिया। यूनिवर्स मींस आप अपना ये काम किस एरिया में करना चाहते हैं। कभी कभार मल्टी साइडेड इथनोग्राफीज भी होती है। कभी कभार हम मल्टी साइडेड इथनोग्राफीज काइंड ऑफ मल्टीपल एरियाज को लेके फिर इथनोग्राफी कर रहे हो, तो उसको हम मल्टी साइडेड इथनोग्राफीज बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडियन पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करनी है, या जैसे एक वो काम किया गया था हिजरा ऑफ द कश्मीर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात की गई थी। सो मल्टीपल एरियाज से, मल्टीपल स्टेट से उसने अपने सैंपल्स को चूज किया था। सो इट्स कॉल्ड मल्टीपल मल्टी साइटेड एथनोग्राफी। तो यहाँ पे अगर आप क्या देखना चाहते हो, यूनिवर्स मींस कि कौन से एरिया में आप बात कर रहे हो। असल में द टर्म आई एम यूजिंग यूनिवर्स, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, यूज दीज एज बुलेट पॉइंट्स। इनको बुलेट पॉइंट्स में, और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप साइनॉप्सिस बना रहे हैं, जब भी आप रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं, हमेशा चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। हमेशा चीजों को और जस्टिफाई करने की चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि आप इथनोग्राफी करना चाहते हैं, तो इसको आप ये भी बताना है कि क्यों इथनोग्राफी करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा टॉपिक क्यों नहीं चाहिए, या आप कोई दूसरा मेथोडोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। बिकॉज इससे आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, इससे आपको ज्यादा इन डिटेल डेटा मिलेगा, इससे आपको ज्यादा इन डेप्थ डिटेल स्टडी सामने आएगी। तो इसलिए आप इथनोग्राफी लेके सामने चल रहे हैं। सो उसके बाद जब आप अपनी ये क्या कहते हैं, when you are done with this यूनिवर्स मींस आप पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले हैं, क्या स्टडी एरिया आपका रहेगा, कौन से एरिया में आप काम करने वाले हैं, तो उसको लेके फिर आप ये क्या कहते हैं स्टडी एरिया को लेके आपने लिख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के एक पोर्शन में, लेट्स कीप मी नॉर्थ दिल्ली इज द यूनिवर्स ऑफ माय एरिया, यूनिवर्स ऑफ माय रिसर्च, जहाँ पे मैं अपना रिसर्च करने वाला हूँ। नॉर्थ दिल्ली में जितने जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास रैग पिकर्स हैं, उनके साथ में काम करने की कोशिश करूंगा, उनके साथ में पढ़ने की कोशिश करूंगा, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल मींस आप कितने लोगों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी इस रिसर्च के लिए कितना सैंपल साइज होना इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम 10 फैमिलीज को भी लेते हैं, कभी कभार हम 50 फैमिलीज को भी लेते हैं, कभी कभार 10 इंडिविजुअल्स को भी लेते हैं, कभी कभार 10 फीमेल्स को, कभी 10 मेल्स को। सो इट डिपेंड्स ऑन आपकी रिसर्च को कितना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इट्स बेटर टू कीप अराउंड 10 to 15 पीपल, बिकॉज प्रोजेक्ट के लिए आपको एक समय दिया जाता है, 2 महीने 3 महीने, तो इस अमाउंट में ही आपको ये सारा काम करना पड़ता है। तो उसके लिए बेटर इज टू कीप सैंपल साइज लो। ज्यादा करने से आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ज्यादा रिसर्च आपकी अच्छी है। असल में यू कैन डू अ बेटर रिसर्च ऑन द पीपल जिनके साथ आप ज्यादा समय गुजारेंगे, ज्यादा अच्छे से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। कभी कभार मैंने ऐसे भी देखा है कि आप लिख रहे हो कि मुझे मैं 150 लोगों के साथ इंटरव्यू करूंगा, 200 लोगों के साथ इंटरव्यू करूंगा, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको बस क्या कहते हैं जस्ट 2 महीने दिए जाते हैं, 3 महीने दिए जाते हैं। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो इनटू द फील्ड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पीपल एंड इंटरव्यू ऑल दीज पीपल। ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी में देखनी पड़नी होती है कि आप कितने समय के लिए है और कितने समय के लिए आपको ये रिसर्च करनी है। तो वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अगर समझ पाओगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब जाके जब सैंपल साइज हुआ, तो सैंपल हुआ साइज के, मैंने देखा 4 लोगों के साथ बात करनी है, 5 लोगों के साथ बात करनी है, 10 लोगों के साथ बात करनी है। उसके बाद होता है सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग टेक्निक मींस कि आप कौन से टेक्निक को लेके इन सैंपल्स को चूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूं रैग पिकर्स के ऊपर, तो रैग पिकर से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग रैग पिकिंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली में क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें क्या है, वो असल में मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मैं कौन सा कौन सा मेथड इस्तेमाल करूं। कभी कभार मैं रैंडम सैंपलिंग करता हूं। रैंडम सैंपलिंग मींस जो भी रैग पिकर मुझे सामने आया तो मैं उसको इंटरव्यू करके एज अ सैंपल ले लेता हूं। कभी कभार मैं बोलता नहीं, मुझे कुछ कुछ खास चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे आई वांट टू get them the female female rag pickers who are also
who are also studying at the same time. So you are finding some people with particular kind of things in them, जो कि कुछ चीजें, कुछ prerequisites उनमें available है, वो आप चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, कभी कभार स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की भी जाती है, या कभी कभार आप एक इंसान के पास पूछते हैं, आप उससे हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हो कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो आपसे बोल रहे हैं नहीं मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी ABCD के पास है, तो वो आपको किसी दूसरे बंदे के पास भेजता है, और वो आपको फिर एक दूसरे बंदे के पास भेजता है। सो इट्स कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल थिंग्स, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, देयर आर मेनी अदर्स जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी रिसर्च में सैंपल्स को ढूंढने के लिए, सैंपल्स को फाइंड करने के लिए, या कभी कभार हम एक गैप लगाते हैं, या कभी कभार एक बार लगाते हैं, जैसे आई ओनली वांट पीपल बिटवीन 23 to 28 इयर्स ऑफ एज, तो उसके लिए भी आप एक पर्टिकुलर चीजें फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। सो तब जाके फिर आपके पास एक सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, और यू कैन यूटिलाइज दैट। वंस यू आर डन विद द सैम्पलिंग टेक्निक, जब आप सैम्पलिंग टेक्निक के साथ कंफर्म हुए, उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फील्ड वर्क इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, documentation या documents is a method of data collection, experimentation is a method of data collection। इन तीनों चीजों से हम methods, we are basically using these as methods to get data। कभी कभार हम क्या करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जो कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस्तेमाल करते हैं एज अ मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन। सो मेथड मींस आप डेटा अपना कलेक्ट कैसे कर रहे हो, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो तो दैट मींस आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके आप वहां से डेटा अपने पास लेके आ रहे हो, वहां से जाके फील्ड में बैठ के फील्ड में अंडरस्टैंड करके सारी चीजों को फिर जाके आप अपना वो सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और इस फील्ड वर्क में एक पोर्शन सर्वे मेथड भी हो सकता है, जहां पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऐसा टाइम फ्रेम कलेक्ट करते हैं, इस टाइम फ्रेम में मुझे ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, और इसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो वही क्वेश्चंस आपको आंसर के लिए भी चाहिए, और वही क्वेश्चंस फिर लास्ट में एनालाइज किए जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल सर्वे करते हैं, जैसे पॉपुलेशन सर्वेज के सेंसस किए जाते हैं, इसी तरीके से ये सर्वे मेथड भी होता है। पहले हम थोड़ा टू अंडरस्टैंड अबाउट द what we call as positives and negatives of the field, या to understand the nuances of the field, वो सब चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हम कभी कभार सर्वे मेथड पहले करते हैं, उसके बाद हम अपना बाकी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पायलट स्टडी हम करते हैं, पहले ही हम जाके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो रिसर्च में करने वाला हूँ इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे क्या क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगा, वो सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करें, या देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, या डॉक्यूमेंट्स आर अनदर फील्ड्स, अनदर वे टू गेट द डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया होता है, इट्स नॉट ऑलवेज न्यूज़पेपर्स, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आर्काइवल प्लेट्स हमारे पास निकली, जैसे आप अभी वो जो मम्मी फाइड के ऊपर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे द पिरामिड्स में आप देख रहे हो, वहां से हम देख सकते हैं कि वहां पे उनके ऊपर कुछ नकाश बने हुए होते हैं, कुछ कैलीग्राफी काइंड ऑफ थिंग्स है, कुछ रिटर्न्स है, कुछ सामान बने हुए हैं, कुछ नकाश बने हुए हैं, कुछ शक्लें बनी हुई हैं। तो यू कैन यूटिलाइज देम एज द डेटा ऑल्सो। आप उसको भी एज ए डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप आर्काइवल चीजों को भी एज डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप आर्काइवल टेक्स्ट को भी एज डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, पब्लिश्ड डेटास को पढ़ सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्स, या सेंसस रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये आप एज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो। सो यू आर मोर इनटू द सेकेंडरी डेटा। देखिए, डेटा इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फील्ड। डेटा मींस द इंफॉर्मेशन सेट जो आपको चाहिए किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, या आपकी इस रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए, द सेट ऑफ दैट knowledge or the set of that information is called data। और डेटा हमारे पास दो किस्म का होता है, या तो ये प्राइमरी डेटा होगा, या तो ये सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद जाके फील्ड से कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप खुद जाके फील्ड से लेके आ रहे हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो आप कहीं ना कहीं पब्लिश्ड फॉर्म में सामने लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पब्लिश्ड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में सामने लेके आ रहे हैं। और पब्लिश्ड मींस कि जो ऑलरेडी किसी ने बुक फॉर्मेट में रखी है, जो ऑलरेडी किसी ने क्या कहते हैं कि
सॉरी न्यूज़पेपर में ला के रखी है, आर्टिकल्स में लेके आ रहे हैं, जर्नल्स में लेके आ रहे हैं, दैट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय अनदर गाय या अनदर गर्ल, जिसकी वजह से अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। तो ये सारी चीजें हम दोनों कभी कभार हम एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हमें लिटरेचर रिव्यू भी चाहिए, तो उसके लिए हम सेकेंडरी डेटा भी इस्तेमाल करते हैं, और प्राइमरी डेटा हम खुद जाके फील्ड में लेके आते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आता है चौथा, जो कि यहाँ पे लिखा है इसमें, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन एक सिंपल सी बात है, ये ऐसा है कि क्या कहते हैं कि जब हम क्वांटिटेटिव डेटा को जब हम लैब्स में, जैसे आप केमिस्ट्री में देखोगे, जोलॉजी में देखोगे, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो विद सर्टेन वेरिएबल्स, विद सर्टेन रिएजेंट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट डेटा आउट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, चाहे आप किसी एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्टोन या वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दैट मींस यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव डेटा, और यू आर यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स टू गेट डेटा आउट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। आप चाहते हो कि इस एक्सपेरिमेंट से मेरे पास और ज्यादा नॉलेज बढ़े, और ज्यादा इंफॉर्मेशन सेट सामने आए, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, जहाँ पे आप और दस्तावेजात पेश करते हो, और ज्यादा सामने लेके आते हो, और ज्यादा इंफॉर्मेशन सेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे साइंटिफिक नॉलेज जो हमारे पास, चाहे आप वो मेडिकल फील्ड से लेके बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जोलॉजी वगैरह, ये यहाँ पे हर जगह पे आप देखोगे एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ रिसर्च डिजाइनर, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन, उन एरियाज में एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। लेकिन वंस यू आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूटिलाइज व्हाट वी कॉल एज, हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा, हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, और हमारा जो तरीका है डेटा निकालने का, वी हार्डली गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, हम उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते when we talk about social anthropology, or when we talk about archaeological anthropology or linguistic anthropology, हम यहाँ पे उतना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स करते हैं। हमारा फील्ड होता है, हमारा एरियाज जहाँ पे हम लोगों के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पे हम लोगों से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम वो सारी इंफॉर्मेशन पेश करते हैं, वो सारी चीजें असल में हम क्या कहते हैं अपने फील्ड में करते हैं, अपने पर्टिकुलर एरियाज में करते हैं, जहाँ पे हमारा रिसर्च एरिया होता है, जहाँ पे हमारे पास स्टडी एरिया होते हैं, या जो लोग हमारे सैंपल्स होते हैं उनके साथ हम अपने आप को अटैच करते हैं, और वहाँ से फिर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब होता है कि हम अलग अलग किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू गेट डेटा फ्रॉम दोस पीपल। बिकॉज ऐसे ही जाके आप रैंडमली कहीं पे भी कभी प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार हमारे लिए ये डाटा मायने रखता है कि नहीं रखता है, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये डेटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। So there are certain tools and techniques जो कि हम एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन दैट इज ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ऑब्जर्वेशन कहते किस चीज को है, और ये ऑब्जर्वेशन कैसे हम एज ए टूल एंड टेक्निक इस्तेमाल करेंगे टू गैदर द डेटा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी एक जगह पे बैठ के पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर प्रोसेस या किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस चीज के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोबलर के साथ बैठे हैं, कोबलर को फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं, किस हिसाब से उसने अपना सामान बांध के रखा होता है, किस हिसाब से वो उस आड़ी से वो सारी चीजें निकालता है, किस हिसाब से वो जूते को ठीक करता है, किस किस चीज से वो अपनी अर्निंग्स कमा रहा है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन के भी हमारे पास दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस ये कि इस हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक बड़ा मेजर टूल है जो जहां हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए टू गैदर डेटा आउट ऑफ दैट फील्ड से डेटा निकालने के लिए। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू गेट द क्वालिटेटिव डेटा आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द पीपल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि किस चीज का नाम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, किस चीज को हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं।
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असल में होता है एक टेक्निक जो एक पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वहां पे बैठ के उन लोगों के साथ एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी रहता है। ही इज बेसिकली द पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी। अब ये इस सोसाइटी का एक मेंबर बन जाता है, एक सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाता है, इस कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है। He has to leave his all cultural connotations and he has to learn the cultural complexities of that particular area. वो उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान he is basically learning many things and he is basically gathering data। वो डेटा कलेक्ट करता जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया हमें मिलिनोव्स्की ने। ये आप देखोगे कि मेलिनोव्स्की का मानना था कि अगर आप क्वालिटेटिव डेटा और एंथ्रोपोलॉजिकल पढ़ रहे हो तो तब जाके यू नीड टू बी विद द पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, यू नीड टू लिव विद द पीपल। जैसे खुद मेलिनोव्स्की ने ट्रोमेलन आइलैंडर्स पे ऑलमोस्ट 31 मंथ्स गुजारे। सो 30 महीने उसने उन लोगों के साथ गुजारे, और इस दौरान उसने मल्टीपल चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। किस हिसाब से वो खुला एक्सचेंज होता है, किस हिसाब से उनका वो जो बार्टर सिस्टम है वो चलता है, किस हिसाब से वहां पे इकोनॉमिक्स चलती है, किस हिसाब से वो लोग इस चीज को एज ए व्हाट वी कॉल एज ए कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो आपस में बांधने के लिए इस खुला एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं, किस हिसाब से वहां पे ये सारी चीजें, या पोर्टलास्ट के बारे में आपने सुना होगा। सो ये सारी चीजें आप तब देखोगे जब आप उस सोसाइटी के मेंबर बनोगे, या आप तब देखोगे जब आप उस सोसाइटी में रहने की कोशिश करोगे, या आप तब देखोगे जब आप उस सोसाइटी में अपने आप को इमर्स करोगे। और इमर्स होने का मतलब आप एक सोसाइटी के पर्टिकुलर क्या कहते हैं डोमेन में आते हैं, आप सोसाइटी के अंदर आते हैं, आप सोसाइटी में बैठते हैं, आप पहले रेपो बिल्डिंग करते हैं। रेपो बिल्डिंग जो कि मैंने कल भी बताया था कि आप ट्रस्ट गेन कर रहे हैं लोगों का, लोग अब आपके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अब सोच रहे कि नहीं यार वी शुड ट्रस्ट देम, कि वी शुड ट्रस्ट हिम, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस। और ये ट्रस्ट तब तक गेन नहीं होगा जब तक आप अपना अपना ये जो अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच नहीं करोगे, अपने आप को उन लोगों के साथ बांधोगे नहीं, अपने आप को उन लोगों के साथ और ज्यादा बांधोगे नहीं। तो ये यू नीड टू बिल्ड द रेपो विद द पीपल। आपको किसी भी सूरत में लोगों के साथ रेपो बिल्डिंग करनी ही करनी है, और दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है। जब आप लोगों का ट्रस्ट हो रहा है, अब आप लोग आपके ऊपर अभी यकीन करना सीख चुके हैं, लोग अब आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रेपो बिल्ड प्रॉपर तरीके से हुआ है, यू आर एक्टिंग लाइक ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तब जाके लोग आपको उन जगहों पे लेके जाएंगे, तब जाके लोग आपको उन जगहों पे साथ लेके जाएंगे जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। जैसे वो कभी जंगल में जाते हैं हंटिंग के लिए, कभी कभार वो खाने में आपको बुलाते हैं, तो कभी कभार बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव रहता ही रहता है। सो उस आउटसाइडर उस लेंस को हटाने के लिए यू नीड टू बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द nuances of the society, you need to understand those mini traits of the culture। तब जाके आपको समझ आएगा जब आप इस सोसाइटी में एज ए पार्टिसिपेंट इस्तेमाल होगे, आप तब जाके इस सोसाइटी की फीलिंग्स को, बिलीव्स को, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, जब तक कि आपको किसी भी सूरत में इस क्या कहते हैं चीज को अंडरस्टैंड ना करना हो, जब तक कि आपको इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड ना करना हो कि रेपो बिल्डिंग कैसे हो सकती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है, कैसे मैं अपने आप को उस सोसाइटी में इमर्स करूं, कैसे मैं अपने आप को सोसाइटी में और ज्यादा डालूं, कैसे मैं अपने आप को ज्यादा लोगों के साथ अटैच करूं। ये तब भी हो सकता है जब आप रेपो अच्छा सा बनाएंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ बर्ताव में आएंगे, और तब जाके ही फिर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। और इसी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा आता है हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप किसी भी तरीके से अपने आप को प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो इस सोसाइटी में। सो यू आर वॉचिंग द सोसाइटी आउटसाइड, आप सोसाइटी को दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप को बिना किसी भी चीज में इंट्रोड्यूस किए हुए, बिना किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए, यू आर ऑब्जर्विंग अबाउट द सोसाइटी, यू आर लर्निंग अबाउट द सोसाइटी। सो
सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और ये जो पहले हमने पढ़ा था ये था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक और टर्म आती है जिसको हम क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असल में होता क्या है? क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जब आप कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेंट भी है और किसी न किसी चीज के लिए आप नॉन पार्टिसिपेंट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स टॉक अबाउट रैग पिकर्स। आप रैग पिकर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप एक रैग पिकर के साथ जा रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, आप एक रैग पिकर के साथ जा रहे हो सामान लाने के लिए, बट एट द सेम टाइम वहां इसी रैग पिकर की फैमिली में शादी हो रही है, वहां इसी रैग पिकर की सोसाइटी में शादी हो रही है, वहां इसी रैग पिकर के एरिया में शादी हो रही है। सो यू आर मिसिंग वन पॉइंट बट एट द सेम टाइम यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अनदर पॉइंट। दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट भी हो और कहीं ना कहीं नॉन पार्टिसिपेंट भी हो, सो उसको हम बोलते हैं क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड जो कि है इंटरव्यू। जबरदस्त टूल एंड टेक्निक जो कि मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू गैदर द डेटा। यहाँ पे इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आप फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हो। तो एक होता है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू कर रहा है, एक होता है इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रहा है। सो यहाँ पे आप ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है कि जैसे हम जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं वगैरह, वो सब नहीं होता है, बट यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट and the participant, ठीक है ना? So you are basically utilizing the knowledge, you are gaining the knowledge from the questions। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमें इसका जवाब दे रहे हैं, इस मीन्स आप फोकस के साथ किसी क्वेश्चन से पूछ रहे हो और उसी मामले के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम इसी हिसाब से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके नहीं जाते हो कि फॉर एग्जांपल आज मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग विद द सोसाइटी यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग स्लोली। आप हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए आपके पास एक प्रॉपर इंटरव्यू गाइड होता है, इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, तो या क्वेश्चनियर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो टू गैदर द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द डेटा। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। तो आप लोगों को आप अपने सैंपल्स के साथ बैठ के एक फेस टू फेस इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हो। फेस टू फेस इंटरेक्शन करने से आपको क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से लोगों से सवाल पूछते हैं और वो आपको जवाब देते हैं। और जवाब क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ रैग पिकिंग की में ही में जब मैं जवाब दे रहा हूँ, रैग पिकिंग आप मुझे बोले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो मुझे जवाब देगा कि मैंने और बहुत सारे काम कोशिश किए थे लेकिन नहीं मिला, तो लास्ट में मुझे मिला कि घर वाले भी यही सब काम कर रहे हैं तो मैं भी यही काम करता हूँ, मुझे भी इसमें थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा, मुझे भी इसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, मुझे भी इसमें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। सो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। सो ये नॉलेज आपको गेन हो रही है, यू आर गैदरिंग डेटा फ्रॉम दोस क्वेश्चंस। तो हमेशा याद रखना चाहिए इंटरव्यू इज आल्सो ए गुड मेथड टू गेट डेटा फ्रॉम द पीपल, जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब जाके इस इंटरव्यू के भी दो टाइप्स है, तीन टाइप्स है असल में, मेजर दो टाइप्स है। एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा मींस सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मींस कि जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इस दौरान आपने एक इंटरव्यू स्केड्यूल बनाया होता है, एक इंटरव्यू गाइड बनाया होता है, तो आपने वही क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं जो आपने रखे होते हैं। इवन कि समटाइम्स देयर आर बुक्स फॉर राइटिंग कि आपको टोन भी सेम रखना है, आप एडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप वही क्वेश्चंस पूछोगे जो क्वेश्चन नंबर आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, तो यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यू आर बेसिकली स्ट्रक्चरिंग दैट इंटरव्यू। आप इस इंटरव्यू को प्रॉपर वेल डिफाइन रख रहे हो, आप इसको बांध के रख रहे हो। यू डोंट वांट एडिशनल नॉलेज out of that interview. You only need the data that is related, that is written in your interview schedule, that is written there, that is being to be asked
जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें बस वही आंसर्स चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम इंटरव्यूज के सॉरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ इंटरव्यूज ही करते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस में होता है, चाहे फॉरेंसिक में, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हम, या कोई खास चीज के बारे में मुझे अंडरस्टैंड करने की जरूरत हो, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत हो, या क्या कहते हैं आपके इस आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की बात हो, मेंटल स्ट्रेंथ की जर्नी की बात करनी हो, तो उसके लिए आप इंटरव्यू ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखते हो, इस हिसाब से रखते हो ताकि आपको ऐसा क्या कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट सेट बने जहां पे आप एडिशनल नॉलेज वहां से, बिकॉज कभी कभार जब भी आप फील्ड में जाओगे, सो व्हेन यू आस्क वन क्वेश्चन दे स्टार्ट टू आंसर यू इन अ डिफरेंट वे, वो आपको और ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा आपका नाम क्या है और आपके घर में कितने लोग हैं, तो वो आपसे बोलेगा मेरा नाम ये है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक ये है, फिर मेरा ये मसला हुआ था, फिर वो हुआ था। सो ये असल में ही इज ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग, बट आपके नॉलेज के लिए बस यू ओनली नीड दोज 2 थिंग्स, आपका नाम क्या है और घर में कितने लोग हैं। सो जो एडिशनल नॉलेज आपके पास मिली है, यू डोंट नीड दैट। सो जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस डेटा को आउट रखने से। आई ओनली नीड दैट डेटा दैट इज रिलेटेड टू माय रिसर्च, दैट इज रिलेटेड टू माय क्वेश्चंस। तो उसी के अपोजिट में हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड इंटरव्यूज क्या होते हैं? ये असल में वो इंटरव्यूज होते हैं जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप इससे बता रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर मिल सकता है। और या आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा आपका नाम क्या है, तो वो आपको नाम बोलेगा मेरा नाम लालू, मेरा नाम फॉर एग्जांपल जॉन ये है, जॉन विलियम है, या फॉर एग्जांपल व्हाटएवर ही से मेरा नाम राम कुमार है। तो आप फिर बोलेंगे कि आप राम कुमार क्यों लिखते हैं, जो कि आपने अपने इंटरव्यू स्केड्यूल में नहीं लिखा था। सो यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ, आपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है, लेकिन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन आउट ऑफ द आंसर ही सी। जो कोई वो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से लेके कोई और क्वेश्चन भी निकल सकता है जो आपने अपने स्केड्यूल में ना रखा हो। तो इससे आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा वास्ट हो जाती है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज ओपन एंडेड इंटरव्यूज, जहां पे आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ही इज ओपन टू आंसर इट इन अ गुड वे, ही इज ओपन टू आंसर इट इन अ वे कि आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी जवाब निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन फिर आप उससे कर सकते हैं। There is another term that's called a semi-structured interview. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रक्चर्ड फॉलो करते हो और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 4 क्वेश्चंस में आपने पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया, पूरा स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट सेट किया, वही क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से पूछे, वही सारी चीजें फॉलो अप की। उसके बाद कहीं क्वेश्चंस में आपने आपको लगा कि एक क्वेश्चन को आपने थोड़ा बहुत you need to make it open, you need to answer the different questions, yeah, you need to change the question numbering or whatever it is। तो ये सारी चीजें आप कभी कभार सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में कर सकते हैं। सो इससे आप थोड़ा बहुत लिमिटेड भी रहते हैं और थोड़ा बहुत अपने आप को आप ओपन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल के साथ भी आप कभी कभार जा सकते हैं। उसके बाद ये हुए हमारे इंटरव्यूज। देन कम्स टू द लाइफ हिस्ट्री। एक और टूल एंड टेक्निक है लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री मींस आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो और उसकी पूरी लाइफ को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही रैग पिकर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और रैग पिकर में आपने एक इंडिविजुअल को लिया, अब जाके आप इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट इज द रीजन कि ही इज डूइंग दिस रैग पिकिंग नाउअडेज, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि ही इज डूइंग दिस। तो वो आपको पूरी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने पढ़ाई भी की थी, फिर मैं स्कूल भी गया था, मैं कॉलेज भी गया था, उसके बाद फैमिली प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ, फैमिली प्रेशर की वजह से आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू माय रिसर्च सॉरी स्टडीज। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे लगा कि मैं कहीं पे काम करूंगा, काम भी नहीं कर पाया। देन आई स्टार्टेड टू वर्क हियर, देन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, तो मुझे लगा रैग पिकिंग इज द बेस्ट थिंग टू आई कैन डू, इससे मुझे अच्छा पैसा भी मिलता है, मेरा टाइम भी बचता है पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीजें
आपको सामने आ सकती है, आपके पास आ सकती है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं। और जब आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा जानकारी आएगी, तब जाके आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि क्या कंडीशंस ऐसे रह चुकी हैं, क्या वजूहात ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, इसकी लाइफ में ये मसले हो रहे हैं। देन कम्स अस टू अस इज द केस स्टडी। उसके बाद आता है हमारे पास एक केस स्टडी। केस स्टडी भी बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टूल है, एक ऐसा टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग ए केस स्टडी। तो आप केस स्टडी का मतलब होता है कि आप असल में एक इंडिविजुअल को लेके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं डिटेल के साथ, या आप किसी इवेंट के बारे में बात करें, किसी प्रोसेस के बारे में बात करें, किसी ऐसी चीज के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल के पूरे एजुकेशनल सेक्टर के बारे में जान करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक इंडिविजुअल के पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी फैमिली के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मसले हुए थे, क्या हुआ है, एक डिटेल फोकस्ड स्टडी आप एक इंडिविजुअल की कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज केस स्टडी। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है, किसी पैटर्न के ऊपर भी हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर भी, किसी इवेंट के ऊपर भी। तो यू कैन डू ए केस स्टडी ऑन एनीथिंग इन द स्टडी। उसके बाद आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी असल में नसबनामा के नाम से जाना जाता है। नसबनामा मीन्स आपकी जो फैमिली ओरिएंटेड है, डिसेंट, डिसेंट द लाइन ऑफ द फैमिली, फैमिली लाइन जिसको बोलते हैं, या फैमिली ट्री जिसको भी हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। और इस जीनियोलॉजी को जब आप पढ़ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 को पढ़ रहे हैं, तो यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि जनरेशन 1 में ये लोग क्या कर रहे थे, जनरेशन 2 में क्या ये रैग पिकिंग ही कर रहे हैं, जनरेशन 3 भी क्या रैग पिकिंग ही कर रहे हैं, तो क्या चेंज हुआ था फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 3, क्या डिफरेंसेस आ चुके हैं फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 3, क्या चेंजेस आ चुके हैं फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 3, इकोनॉमिक सेक्टर में कितना चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल में कितना चेंज हुआ है, या क्या पैट्रियार्कल फैमिली चल रही है, क्या ये मैट्रियार्कल फैमिली है, जो इनकी प्रॉपर्टी राइट्स है वो कैसे आगे जा रही है, वो फैमिली राइट्स या वो क्या कहते हैं, वो राइट्स कैसे सामने जा रही है। ये सारी चीजें आप जीनियोलॉजी से लेके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आप जीनियोलॉजी से ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारी क्या कहते हैं जीनोलॉजी में। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारी व्हाट वी कॉल एज रिसर्च में। जीनोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आई है। और इससे आप बस चेंजेस के बारे में ही बात नहीं कर रहे, यू कैन टॉक अबाउट मेनी अदर थिंग्स। आप बहुत सारी चीजों के बारे में बात भी कर सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि क्या जनरेशन 1 अगर वो काम कर रही थी, या वो इस लाइफस्टाइल से काम कर रहे थे, ये वाली जनरेशन में इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या फर्क हुआ। या कभी कभार अगर आप देखोगे, इसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लेके जाएं, तो वहां पे हम इसको जेनेटिक स्क्रीनिंग के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर कहीं पे जनरेशन 1 में कोई इशू आया था, जनरेशन 2 में तो नहीं आया है, जनरेशन 3 में तो नहीं आया है, या आने वाली जनरेशन में तो नहीं आ सकता है। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी से भी आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा, जब या आप ऐसे भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ रिचुअल्स के बारे में जब हम बात करते हो, तो डेथ रिचुअल्स में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीनियोलॉजी में देखा गया कि आप सेम नाम रखे जाते हैं, जो इसके परदादा का नाम था इसको भी रखा जाता है। तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम अटैच होता है कि यार वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो आज इसकी रूप में सामने आए हैं, इसी के लिए इसका नाम ऐसा रखा जाता है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ में आपस में बंधे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें भी कभी कभार हम जीनियोलॉजी
में पढ़ते हैं, या किस तरीके से आप अपनी इस फैमिली को लेते हो। कभी कभार आप देखोगे कि अपनी ऑन्ट को भी एज ए मदर ही देखा जाता है, या अपनी मौसी को भी एज ए मदर ही देखा जाता है, या कभी कभार कुछ सोसाइटीज में अपने अंकल को भी एज ए फादर ही देखा जाता है। तो ये आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? ये आप तब जाके समझेंगे जब आपके पास एक वेल डिफाइंड जीनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सामने है, जब आपके पास जीनोलॉजी प्रॉपर तरीके से है, जब आप जीनोलॉजी को प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, तब जाके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं FGD या फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशंस का मतलब है कि यहाँ पे एक एक ग्रुप होता है। मैं आपको इसको एक और थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक जो गेट कीपर होता है, या जिसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, एक मॉडरेटर होता है, जो हमें मॉडरेट करता है रेस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ। और यहाँ पे होता है एक रिसर्चर, एक मॉडरेटर और बाकी सारे लोग। इट कैन कंसिस्ट ऑफ 10, 20, 15 पीपल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द फोकस ग्रुप डिस्कशंस। अगर आप ज्यादा लोगों को लाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाओगे, या अगर आप ज्यादा समय के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो कभी कभार इट बिकम्स बोरिंग फॉर द पीपल, सो जिसकी वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट। इसी तरीके से you need to keep a loud voice, you need to understand everyone, you need to give time to everyone to talk about it। तो इन फोकस ग्रुप डिस्कशंस का मकसद ये होता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं सेगमेंट, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चाहे रिचुअल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, एनीथिंग कैन बी देयर। तो अगर आप वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू सेट अप ए फोकस ग्रुप डिस्कशन। आप अपने मॉडरेटर के साथ, लोगों को जो हमें कनेक्ट कर पाता है, लोगों के साथ हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक जगह बैठते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि हमारे रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं कि आई नीड टू आंसर, आप मुझे बता दीजिए आपके क्या क्या डेथ रिचुअल्स है, आपके क्या क्या ये है। तो देयर आर एवरी पीपल हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव्स कि वो इसको कैसे देखता है। या अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, उसके हिसाब से लोग आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको आंसर्स आते हैं। अगर वहां पे 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग तरीके से इस चीज को आंसर करेंगे, 10 लोग अलग अलग तरीके से इसको पेश करेंगे, 10 लोग अलग अलग तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट डेटा, यू नीड टू गेट डेटा आउट ऑफ ऑल दोस पीपल। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए, जब भी आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, एथिक्स का ध्यान रखा जाता है। इवन कि हर एक को मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, हर एक के पास सवाल जाना चाहिए, हर एक के लिए समय देना चाहिए, और ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए ताकि इट बिकम्स बोरिंग फॉर द पीपल, या सम पीपल आर बिजी विद देयर ओन वर्क्स, आप उसका टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। सो यू नीड टू कीप थिंग्स अराउंड कि हर एक चीज को मैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज फोकस ग्रुप डिस्कशन। इससे ऐसा होता है कि आपको कम समय में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पेश होती है, और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के मामले में मल्टीपल व्यूज आते हैं, मल्टीपल लोगों के नजरिए देखने को मिल सकते हैं। ये भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस हिसाब से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में, दैट इज इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर्स। इंटरव्यू शेड्यूल मैंने जो कि आपको बोल ही दिया कि इट्स काइंड ऑफ जो कि इंटरव्यूअर अपने साथ लेके जाता है, और इट्स बीइंग फिल्ड बाय द इंटरव्यूअर। वो इंटरव्यूअर खुद इसको फिल करता रहता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से वो इसको शेड्यूल को फुल करता जाता है, अपने हिसाब से उसको फुलफिल करता रहता है, अपने हिसाब से वही क्वेश्चंस पूछता रहता है, और अपने हिसाब से वही फिर वो फुलफिल करता रहता है। दूसरा होता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि फेस टू फेस नहीं होता है। इट्स काइंड ऑफ कि आप किसी को ये भेज रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी को ईमेल कर रहे हैं, आप किसी को फॉर एग्जांपल मेल कर रहे हैं, चाहे आप किसी को फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स जैसे हमारे पास एक, इट्स काइंड ऑफ ए क्वेश्चनियर काइंड ऑफ ए सेट, जो कि आप यहाँ से किसी को भेज रहे हैं, और यू आर एक्सपेक्टिंग आंसर्स। कभी कभार हम
पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेजते थे, कभी कभार टेलीग्राम्स के थ्रू भी भेजते थे, बिकॉज हार्डली वी वर गेटिंग आंसर्स आउट ऑफ दोस क्वेश्चनियर्स। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे, आजकल इसमें आईसीटीज का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप सिंपल एक मेल कर सकते हो, या आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हो, आप दुनिया के हर कोने में इसको भेज सकते हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन सेट आ सकता है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चनियर। तो ये थे कुछ मेथड्स और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि आप अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे। हम बात कर रहे थे साइनॉप्सिस बनाने के लिए, तो हमने देखा पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद हम एम्स लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू लिखने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो आप अपने क्या कहते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट मैनुअल्स है उसके ऊपर आप लिखेंगे। इट्स काइंड ऑफ है कि आप जो आपने लिटरेचर पढ़ा है उसका क्या मूल्य नजरिया था, वो फोकल पॉइंट क्या था उस रिसर्च का, किस हिसाब से वो आपकी रिसर्च के साथ अटैच्ड है, वो आपको लिखना पड़ता है। इसी तरीके से फिर आप आगे जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आ जाते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सैंपल्स लिखते हो, सैम्पलिंग टेक्निक्स लिखते हो, और इसी तरीके से फिर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ साथ फिर आप क्या कहते हैं, रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हो। तो टूल्स में आप कौन से टूल इस्तेमाल करें, अगर इंटरव्यूज कर रहे हो तो कौन से इंटरव्यूज कर रहे हो, कितने इंटरव्यूज कर रहे हो, अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कितने लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो तो कितने फोकस ग्रुप डिस्कशंस करोगे, उससे क्या फायदा होगा। तो यू नीड टू जस्टिफाई एवरी पॉइंट जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हो अपनी साइनॉप्सिस में, और लास्ट में आप अपनी साइनॉप्सिस में लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, इस रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस होगी, और वो सिग्निफिकेंस कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप, कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को, या आप ये रिसर्च कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी को, आपको ये सारी चीजें आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप रेफरेंसिंग लिखते हैं, और रेफरेंसिंग होते हैं दो तरीके, एक होता है बिब्लियोग्राफी और एक होता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग मींस जो भी चीजें आपने ऊपर सॉर्ट आउट की है, जो भी चीजें आपने ऊपर देखी है वो आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो आप नीचे रेफर कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और उन चीजों के बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको आप एक्नॉलेज नीचे कर रहे हैं। जैसे हम IPS 6 या IPS 7 आजकल इस्तेमाल करें, उसका एक फॉर्मेट होता है, एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल को हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, उस स्टाइल को हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द रेफरेंसिंग। एंड द अनदर वन इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी मींस कि आप जितने भी चीजें आपने पढ़ी हैं, चाहे आपने वो ऊपर स्टिल की है, चाहे आपने इंडेक्स साइटेशंस की है या साइट की है, यू कैन राइट अबाउट देम इन द बिब्लियोग्राफी, आप उनके बारे में बात कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज बिब्लियोग्राफी। और एक होता है रेफरेंसिंग, जो कि हम जितने उतने ही लोगों के बारे में एक्नॉलेज कर रहे हैं जिनको हमने स्टेट किया है, जिनको हमने साइट किया था ऊपर अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट में, रिसर्च में। तो ये सारी चीजें फॉलो अप की जाती है। तो दैट कंप्लीट्स योर साइनॉप्सिस, दैट कंप्लीट्स योर रिसर्च। आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको सबमिट करनी पड़ती है, आपके रीजनल सेंटर्स में ये सारी चीजें फॉलो अप की जाती है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। सो हमने दो चीजें साथ साथ में, एक तो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, एट द सेम टाइम हमने ये साइनॉप्सिस बनाना और साइनॉप्सिस फॉलो अप करना को भी अंडरस्टैंड किया। सो दोनों चीजें असल में हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। सो आज हमारा BA-NC 133 कंप्लीट हुआ सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। सो अगले क्लासेस हमारे नेक्स्ट डोमेन के होंगे। सो आप सभी लोगों का आज के क्लास में आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।